हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं डायमंड स्ट्रक्चर। अब डायमंड स्ट्रक्चर को हम टू एटम बेसिस बोलते हैं। इसको हम टू एटम बेसिस बोलते हैं। अब इसे टू एटम क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर सोचा जाए कि बना तो ये कार्बन से होता है, ठीक है, बट इसमें हमारे पास ये किससे बना होगा? कार्बन से बना होगा। अब इसमें अरेंजमेंट, दोनों कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, तभी हम इसे क्या बोलते हैं? टू एटम बेसिस। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको वहां से पता चलेगा कि क्यों इसे टू एटम बेसिस बोला जाता है। अब डायमंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम एफसीसी बनाएंगे। पहले हम एफसीसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एफसीसी स्ट्रक्चर। तो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं? सभी कॉर्नर्स पे एटम होते हैं प्लस फेसेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर्स पे एटम लगा दिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट, अच्छा अभी तो मैंने कॉर्नर पे लगाए हैं, फेसेस पे भी एटम्स लगा दो। फेसेस पे भी एटम्स लगा दिए, ये एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा। अब ये एफसीसी स्ट्रक्चर बना है। अब हमने क्या करना है, चाहे आप कोई भी फेस उठा लो, चाहे ये वाला फेस देखो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे फ्रंट वाला देखो, चाहे बैक वाला फेस देखो, हमने क्या करना है, एक फेस से 1/4, 3/4, 1/4, 3/4 ऐसे डिस्टेंस पे एटम प्लेस करने हैं। कैसे? सपोज कर लो मैं इस फेस की बात कर रही हूँ, आप कोई भी फेस देख सकते हो। तो मैं अगर इस फेस से देखूं तो यहां से, ठीक है, यहां से डायगोनली, बॉडी डायगोनली, इस फेस से बॉडी डायगोनली आपको देखना है, फेस डायगोनली नहीं, बॉडी डायगोनली 1/4 डिस्टेंस पे एक एटम प्लेस कर दो। यहां से 1/4 डिस्टेंस यहां कहीं होगा, ठीक है। इस वाले से 1/4 डिस्टेंस आपने क्या किया, एक एटम, कार्बन का एक एटम प्लेस कर दिया। फिर इस वाले से क्या करोगे, 3/4 डिस्टेंस, ये डायगोनली हो जाएगा, ठीक है। यहां से 3/4 यहां कहीं आएगा, ठीक है। इस वाले एटम से 3/4 डिस्टेंस गई, फिर यहां से 1/4, ठीक है, यहां से डायगोनली, ये डायगोनली होगा, तो यहां से 1/4 यहां कहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से 1/4 गई, यहां से 3/4 जाओगे, डायगोनली जाना है तो कहां पे पहुंचोगे, यहां कहीं, ठीक है। तो ऐसे हमने 4 एटम्स प्लेस करने हैं, किसी भी एक फेस से इसको, ठीक है, डिस्टेंस देखने हैं किसी भी एक फेस से। मैंने ये वाला फेस देखा है, ठीक है, तो इस वाले से 1/4 डायगोनली, बॉडी डायगोनली गई, 1/4 एटम, 1/4 डिस्टेंस पे ये एटम रख दिया। फिर इस वाले एटम से 3/4 पे रख दिया, इस वाले एटम से 1/4 पे, इस वाले एटम से 3/4 डिस्टेंस पे। तो अब देखो हमारे पास एक कार्बन ऐसे हैं जो कॉर्नर्स प्लस फेसेस पे पड़े हैं, और 4 कार्बन एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे लगा दिए, तभी इसको क्या बोला जाता है, टू एटम बेसिस, ठीक है। क्योंकि कार्बन की एक अरेंजमेंट ऐसी है और एक कार्बन की अरेंजमेंट ऐसी है। तो ये गलत टिक मत करके आ जाना कि ये बना तो सभी कार्बन से है तो ये 1 एटम बेसिस होगा, नहीं, ये 2 एटम बेसिस है। अब उसके बाद हमने यूनिट सेल तो बना लिया, ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है यूनिट सेल फाइंड करना, वो फाइंड कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल हो गए? अगर हम देखें एक कार्बन हमारे पास ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8, कितने की कंट्रीब्यूशन आती है, ईच कॉर्नर इसको 1/8 देगा, तो 1/8 की, प्लस फिर 6 फेसेस पे एटम प्रेजेंट है, 6 फेसेस पे हैं, और एक फेस कितना देता है, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो 1/2 की कंट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब कॉर्नर्स वाले और फेसेस वाले तो देख लिए कि कैसे कंट्रीब्यूशन करेंगे इस यूनिट सेल में। अब ये 4 कार्बन एटम्स हमने क्या रखे हैं, बॉडी के डायगोनल पोजीशंस पे रखे हैं, ठीक है। बॉडी डायगोनल के
पे रखे हैं। तो अगर आप देखोगे पूरे के पूरे एटम किसी और रूम के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल एटम बॉडी डायगोनल पे पड़े होंगे वो बिल्कुल इस रूम के अंदर आएंगे, वो किसी और रूम के ना साइड वाले, ना ऊपर वाले, ना नीचे वाले किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ये एटम पूरे के पूरे आएंगे। तभी मैंने बोला इसको इमेजिन करके देखो, यहाँ पे तो लग रहा है ठीक है कि शायद ये किसी और के साथ शेयर कर जाएंगे, बट ये शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने जैसे इसी दीवार में से सोचो कि 1/4 डिस्टेंस, फिर 3/4, हाँ ये एटम रूम के अंदर आ रहे हैं, ये किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। इसको इमेजिन करना है आपने, फिर समझ आएगा। तो ये 4 के 4 एटम पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो यहाँ से ये 1 आया, ये 3 आ जाएगा, +4, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं डायमंड में? 8। ठीक है, डायमंड में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? 8। नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखना। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अगर हम देखें, मैं इसी एटम से जाऊं, ठीक है, इसी एटम से मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ? मैं कॉर्नर वाली, यहाँ से कॉर्नर वाली पोजीशन पे आऊंगी तो ए डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी। ठीक है, किसी भी फेसेस पे आऊंगी तो मैं जा तो ए डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी, यहाँ से किसी फेस वाले पे, क्योंकि फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, तो a/√2 डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी, क्योंकि टोटल कितना है? √2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो a/√2 आ जाएगा। मैं और कहाँ जा सकती हूँ? मैं इस वाले एटम से 1/4 डिस्टेंस पे भी तो आ सकती हूँ। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मान लें, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो ये वाले एटम को हम ओरिजिन पे माने तो ये कितने डिस्टेंस पे है? ये हम बात कर रहे हैं रूम की, तो ये 3D में है, तो 1/4 1/4 1/4 पोजीशन पे पड़ा है। इन दोनों एटम का डिस्टेंस देखो, एक तो 0 0 पे पड़ा है, ठीक है, एक ये कहाँ पड़ा है? 1/4 1/4 1/4 पोजीशन पे। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा 1/4 - 0 का स्क्वायर, 1/4 - 0 का स्क्वायर, प्लस 1/4 - 0 का, ये माइनस दिस, ये माइनस दिस, ये माइनस दिस, तो यहाँ से आ जाएगा 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो ये आ जाएगा √3/16, √3/4 आ जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे ये 0.5 समथिंग, मे बी 0.6 समथिंग आएगा, शायद, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद ये 0.4 या फिर 0.5 इन बिटवीन आएगा। तो ये सबसे कम डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये 1a है, ये होगा 0.77a, ये आएगा 0.4, शायद 0.5 समथिंग। ठीक है, तो सबसे कम डिस्टेंस ये आएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हमें पता चला कि सबसे जो नियरेस्ट एटम है वो वो कौन होगा? यहाँ से ये वाला होगा। ठीक है, तो ये वाला सबसे नियरेस्ट आएगा, तो नियरेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3/4a। ठीक है, अब फर्स्ट नियरेस्ट निकल गया हमारा। अगर हम देखें फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम फाइंड करें, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम देखो, अगर हम यहां से चल रहे हैं, सपोज उस वाली दीवार से ही चल रहे हैं, तो आप एक रूम में एक डायगोनल के पास जा सकते हो। ठीक है, एक रूम में सिर्फ एक डायगोनल के पास जा सकते हो। ऐसे ही दूसरे रूम में फिर एक डायगोनल पे 1/4 पोजीशन पे जा सकते हो। तो एक रूम में एक डायगोनल के पास जा सकते हैं। तो ऐसे ही नीचे वाले 4 रूम से 4 एटम के पास जा सकते हो, ऊपर वाले 4 एटम के पास जा सकते हो, तो टोटल 8 एटम के पास जा सकते हो। ये हम सिंपल क्यूबिक, FCC और BCC में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। अब उसके बाद हमने फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्या? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी? नंबर ऑफ एटम्स into volume of atom
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब यहां से नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि ये क्या है, एक क्यूब की, हमने एक रूम ही लिया है, मीन्स एक क्यूब की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ए क्यूब। अब हमें आर और ए में रिलेशन चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये कहाँ से पता चलेगा, फर्स्ट नियरेस्ट यूज करना है, क्योंकि दोनों एटम क्या है, कार्बन कार्बन ही है, हमने सभी जगह कार्बन ही प्लेस किया है, तो इसका रेडियस आर हो जाएगा, तो इसका भी आर। तो ये फर्स्ट नियरेस्ट किसके इक्वल है, √3/4a। तो यहां से 2r इज इक्वल टू √3/4a। आर की वैल्यू निकाल लो, √3/8 हो जाएगा a। तो आर की वैल्यू ये आ जाएगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगी 8 × 4/3 पाई आर की वैल्यू √3/8a का क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो यहां से ये हो जाएगा 32/3 पाई, इसका क्यूब करना है तो 3√3/8 × 8 × 8 डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से 4, फिर यहां से कट के 2 आ जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल, पाई √3, ठीक है, यहां से 16, ये बन जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये 0.34 समथिंग आएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज में निकाले तो 34%। ठीक है, अब ये 34% क्या है, जो एटम ने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, और अगर आप यहाँ से देखोगे 66% स्पेस ऐसी है जो एम्प्टी है, तो ये तो सबसे लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सबसे लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। बट अगर आप डायमंड को देखोगे वो कितनी हार्ड होती है। ठीक है, डायमंड देखने में कितनी हार्ड होती है, बट इसमें 66% तो स्पेस एम्प्टी है। वो हार्ड कैसे है, ठीक है, वो हार्ड इसलिए है क्योंकि उसमें जो बॉन्डिंग है वो कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग हो रही है, और कार्बन कार्बन में क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कार्बन कार्बन में जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, इसमें ये 66% चाहे ये स्पेस एम्प्टी है, बट जो कार्बन कार्बन में कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसकी वजह से डायमंड हार्ड होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 34% है, बट ये हार्ड कैसे है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर, मींस जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर। अब ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है डायमंड स्ट्रक्चर की तरह, सिमिलर टू डायमंड स्ट्रक्चर। अब डायमंड स्ट्रक्चर में, ठीक है, पहले हम एफसीसी बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, एफसीसी पोजीशन पे जिंक प्लेस कर दो। ठीक है, जो हमने 4 एक्स्ट्रा लगाए थे, ठीक है, वहां पे सल्फेट प्लेस कर दो। कैसे, पहले एफसीसी का स्ट्रक्चर बनाया हमने, पहले हमने एफसीसी का स्ट्रक्चर बन गया। अब कॉर्नर्स पे जिंक प्लेस कर दो, कॉर्नर्स पे यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अब 8 कॉर्नर्स पे एटम प्लेस कर दिया, फिर 6 फेसेस के सेंटर में एटम प्लेस कर दो। तो जहां जहां पे मीन्स पहले हमने एफसीसी का स्ट्रक्चर बनाना है, वहां पे आपने जिंक प्लेस कर देना है। ठीक है, कॉर्नर्स प्लस फेसेस के सेंटर में। अब इस वाले फेस से हमने लिया था, तो यहाँ से 1/4 डिस्टेंस, यहाँ से 1/4 डिस्टेंस यहाँ कहीं आ रहा था, ये हो जाएगा सल्फर। फिर यहाँ से 3/4, यहाँ से 3/4 डिस्टेंस कहाँ पे जाओगे, यहाँ कहीं पहुँच जाओगे। ठीक है, यहाँ से 1/4 तो यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ से 3/4 तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, बट एफसीसी वाले में जिंक रख दिया, और जो 4 एक्स्ट्रा प्लेस किए हैं वहां पे क्या रख दोगे, सल्फर रख दोगे। ठीक है, अब
अगर हम इसका वही फर्स्ट नियरेस्ट सेम रहेगा, कितना आ जाएगा, फर्स्ट नियरेस्ट आ जाएगा। पहले अगर हम नंबर ऑफ एटम्स देखें, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, देखो कॉर्नर वाले से एक एटम आएगा प्लस 3 आएंगे फेसेस से, तो ये किसके आएंगे, 4 एटम्स होंगे जिंक के प्लस 4 एटम ये वाले किसके हैं, सल्फर के। तो टोटल कितने आ रहे हैं, इसमें भी 8 एटम्स ही आएंगे, तो इसमें भी 8 एटम्स आएंगे। अब नेक्स्ट हमने निकालना है फर्स्ट नियरेस्ट। फर्स्ट नियरेस्ट भी सेम रहेगा इसका, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना रहेगा, √3/4 a, ठीक है। अगर हम यहां से देखें, हम ऐसे मानते हैं कि इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, हम दोनों एटम्स को सेम मान के चलते हैं, क्योंकि हमने सभी जगह डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन ही रखे हैं, तो सबका रेडियस सेम ही होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट नियरेस्ट है किसके बीच में, फर्स्ट नियरेस्ट यहाँ से यहाँ देख रहे हैं हम, ये किसका एटम है, जिंक का, ये किसका है, सल्फर का। क्या इन दोनों का रेडियस सेम होता है, नहीं होता। तो एक एटम जिंक का है, एक सल्फर का है, इन दोनों में फर्स्ट नियरेस्ट निकाल रहे हैं हम, तो इसको हम r जिंक मान लेते हैं, इसको RS, ये किसके इक्वल है, √3/4 a। तो यहाँ से जहाँ पे हम 2r लिखते थे वहाँ पे अब ये नहीं लिखेंगे, जब भी ये वाले स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे तो r, क्योंकि इन दोनों का रेडियस सेम नहीं है, तो r जिंक प्लस RS इज इक्वल टू √3/4 a, ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है हमारा काम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, मीन्स फर्स्ट नियरेस्ट एटम वो सेम रहेंगे, 8 होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एटम्स, अगर हम यहाँ पे टोटल 8 लिख दें, अब यहाँ पे 8 नहीं लिख सकते, क्यों 8 नहीं लिख सकते, ये मैं 8 × 4/3 πr³ करूँगी। क्या यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है, नहीं सेम है, जिंक का अलग होगा और सल्फर का अलग होगा, तभी हम यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे, इसको ब्रेक करके लिखेंगे 4 × क्योंकि 4 एटम्स किसके हैं, जिंक के, × 4 πr जिंक का क्यूब प्लस 4 × 4/3 पाई यहाँ पे सल्फर का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ब्रेक करके लिखना है आपने, ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, a³, ठीक है। तो यहाँ से अब हम किसी की भी वैल्यू, क्योंकि r और a में रिलेशन यहाँ से पता चल जाएगा, तो जब तक आपको इन दोनों में रिलेशन नहीं पता चलेगा तब तक आप पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आपको ये इन टर्म्स ऑफ दिस या फिर दिस इन टर्म्स ऑफ r जिंक चाहिए। तो ये क्वेश्चन में अगर गिवन होता है, ठीक है, तो वहाँ से वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी अब हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, इसकी अब हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसको हमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अगर तो हम न्यूमेरिकल्स में ऐसी वैल्यू गिवन होगी तो फाइंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारा जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर, याद रखना डायमंड की तरह ही होता है ये।